गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए आ चुके हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे रेजिस्टेंस पे बेस्ड। किस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम करंट फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया है ऑलरेडी। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। साथ में हम देखेंगे पावर क्या होता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज दो मेन टॉपिक है, लेकिन उसके पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल जो मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी करा दिया है। दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सम ऑफ माय स्टूडेंट, सो दैट आई एम गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक जो कि है, सॉरी पहले देखते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था पिछले क्लास में क्वेश्चन था there was a battery having 4 volt potential and there were two resistances 6 ohm and 3 ohm respectively and 12 ohm and 3 ohm respectively. ओके, ये हमारा सिचुएशन था। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना था, हमको फाइंड क्या करना था, तो हमको फाइंड करना था दो चीज फाइंड करना है। करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, ये हमको फाइंड करना था। ठीक है, these two things we needed to find out of this question. Current through 6 ohm resistor and potential drop across 12 ohm resistor. Now if I consider the total current through the circuit is I, मैं total current को क्या मान लिया I। तो अब ये करंट क्या होगा, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा I1 और एक होगा I2। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। हमको I1 फाइंड करना है। अगर I1 फाइंड करें तो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर निकल जाएगा, और दूसरा फाइंड करेंगे I2 फाइंड करेंगे। अगर हमको इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इसके क्रॉस, so can I say the voltage drop across this resistor V2 equal to I2 into R2, जो भी रेजिस्टेंस है। अगर मेरे को इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसके थ्रू करंट पास पता करता हूँ कि ये R में कितना करंट आया और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ। यही तो हमारा ओम्स लॉ है। तो पोटेंशियल ड्रॉप will be directly proportional to the resistance, sorry the potential drop will be directly proportional to the current। तो ये हम लोग अगर इसके क्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो हम इसका क्रॉस फ्लो करने वाला करंट निकाल लेते हैं और उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा इसके क्रॉस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है हम इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमको 6 ओम के अक्रॉस के रेजिस्टर के अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना था, हमको करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक बार रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ कैसे करते हैं, तो कैन आई रीड्रॉ दिस सर्किट एज लाइक दिस। दिस इज 4 वोल्ट, ये दोनों सीरीज में है तो 6 3 9 ओम हो गया, और ये दोनों सीरीज में तो 12 3 15 ओम हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, करंट अगेन I1 I2।
कैन आई से दैट दीज टू रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है तो दोनों के कुछ वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, और ये दोनों रेजिस्टेंस कह सकते हैं, दोनों रेजिस्टेंस एक ही बैटरी से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके कॉमन पॉइंट्स को देखते हैं, दोनों पैरेलल मतलब दोनों एक ही बैटरी से जुड़ा हुआ है। अगर दोनों एक ही बैटरी से जुड़ा हुआ है, अगर दोनों एक ही बैटरी से जुड़ा हुआ है, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब बहुत लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि नहीं सर ऐसा थोड़ी होगा, ये रजिस्टर है, ये इस बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये रजिस्टर कहाँ इस बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। जब हम देखते हैं इसका इंड, तो इसका इंड ये है और इसका इंड ये है, अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये सेम इंड हो गया, सेम पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाला है। तो ये इंड भी इसी से जुड़ा हुआ है और ये इंड भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट। इससे हमें क्या निकल जाएगा, तो इससे हमें करंट निकल जाने वाला है। ठीक है, सो लेट अस फाइंड I1। तो I1 इक्वल टू कैन आई राइट दैट शुड बी इक्वल टू V1 अपॉन R1। टोटल वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस हमारे यहाँ 9 ओम, तो हमारा I1 इक्वल टू हो गया 4/9 एम्पियर। ठीक है, I1 इक्वल टू हो गया 4/9 एम्पियर। और अगर हम I2 फाइंड करते हैं तो I2 इक्वल टू हो जाएगा अगेन 4 that can written as V2/R2। टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है 4 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो ये हमारा हो गया 4/15 एम्पियर। तो ये हमारा क्या निकल गया, दोनों रेजिस्टेंस हमारा, दोनों करंट हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना था, हमको इसके कुछ वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो जो इसके कुछ वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, नाउ कैन आई से दैट दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस, यही सर्किट हमारे इस सर्किट के बराबर है। अगर इसके थ्रू I2 करंट आ रहा है, इसके थ्रू I2 करंट है, तो वही करंट इसके थ्रू भी जाएगा, वही करंट इसके थ्रू भी जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों हमारे यहाँ पे सीरीज में है। हमारा 12 ओम और 3 ओम का जो रजिस्टर है वो दोनों किस में है, तो दोनों सीरीज में है, क्योंकि वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। जो करंट इसके थ्रू पास करेगा वही करंट इसके थ्रू पास करेगा। तो इसके थ्रू कितना करंट पास किया, तो I2 करंट पास कर रहा है, 4/15 एम्पियर, और इसके थ्रू करंट कितना पास करेगा, तो इसके थ्रू भी सेम करंट पास करेगा। अगर हम इसको इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो आई कैन राइट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो V इक्वल टू क्या होगा, तो I इंटू R। करंट कितना है इसके क्रॉस, तो करंट हमारा यहाँ इसके क्रॉस 4/15 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस इसका 12 ओम, 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो हो गया 16/5, दैट्स इक्वल टू 3.2। So this is how we can solve such set questions. We can find the current, we can find the voltage drop in different types of circuits. Okay? I hope doubt clear हो गया होगा तुम्हारा। अगर फिर भी नहीं clear होगा तो फिर से बोलना, कोई problem नहीं है। I will try to again explain this question, but I think clear हो गया होगा। Okay? So that was the question. That was a doubt which was asked by my student. Now let's move to the topic. Today's topic was yes, सही बोला, क्या बोला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, कैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नाउ हीट प्रोड्यूस क्यों होता है, सो
पीछे बहुत सा लॉजिक है। This is the direction of movement of electrons and this is the direction of movement of current. The direction of movement of current is always opposite to the direction of movement of electrons. Okay. Now वो क्या रहा है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, बैटरी किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो एक तरह से उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई एम नहीं था, जैसे बैटरी के संपर्क में आते हैं, बैटरी क्या करता था, इनको एक पर्टिकुलर एम दे देता है कि नहीं भाई अब तुम इस डायरेक्शन में मूव करो। पहले क्या था, तो पहले ये मूव नहीं कर रहे थे, मूव कर रहे थे, अभी भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लेफ्ट राइट अप, मतलब कोई रैंडम कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है। जैसे बात करते हैं एक कोई स्टूडेंट की बात करते हैं जो भी पढ़ना लिखना स्टार्ट नहीं किया, वो छोटा है, तो अभी उसके पास कोई एम नहीं है, अभी उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है। बट जैसे जैसे पढ़ना शुरू करता है तो टीचर्स उसको गाइड करते हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे टीचर्स नहीं, बहुत लोग गाइड करने वाले होते हैं, बट उसको एक डायरेक्शन मिलना शुरू होता है। सेम केस यहाँ पे, जैसे ही बैटरी मैंने अप्लाई किया तो बैटरी ने क्या किया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का रास्ता दिखा दिया कि भाई तुम लोग सब एक रास्ते में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करो, ठीक है। तो ये सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स अ करंट इज सेटअप। बट क्या ये इतना आसान होगा जहां पे बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एक दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हजार इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लाख भी नहीं होते हैं, they are in the range of billions trillions of electrons which are moving in a particular direction। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, they collide with each other, they collide with the atom, they collide with the various मतलब एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, एटम्स के साथ कोलाइड कर सकते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी होता है एक दूसरे के साथ कोलाइड करने का। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ कोलिजन विद द एटम दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस हीट। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने की वजह से ये हीट प्रोड्यूस होता है। दैट इज वी कैन से दैट greater the chances of collision, greater will the chances of production of heat, उतने ज़्यादा हमारा हीट प्रोडक्शन होने का चांस रहेगा। तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा कब प्रोड्यूस होगा, तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन कब होगा, तो कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का रास्ता कब मिले, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, जितने रेजिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में अपोजिशन होगा, और क्योंकि अपोजिशन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में, देयर विल चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो इस तरीके से हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ हाउ द हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ सो वी कैन से दैट जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू किसी के थ्रू भी मूव करे तो क्या होगा, तो उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन द हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी क्या होता है, सो व्हाट वी नो, the amount of charge flowing through a circuit। एक हम लोग सर्किट ले लेते हैं, रेजिस्टेंस R है, बैटरी की पोटेंशियल है V, करंट है, the amount of charge flowing through a circuit
इन टाइम इंटरवल t। टी टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा, तो Q इक्वल टू आई टी, I equal to Q by T, current is equal to ratio of flow of charge, so the rate of flow of charge. So how to find the Q, how to find the Q, so Q equal to I into T. Now from the definition, again from the definition, what we know one thing, that is the rate of doing work is called the potential difference. So B equal to क्या होता है, तो B equal to work done per unit charge, B is equal to work done per unit charge हम लोग देखे हुए थे। So from here that work done is equal to क्या हो गया, तो V into Q, B इक्वल टू क्या था, तो B इक्वल टू V होता है, Q इक्वल टू क्या था, तो Q इक्वल टू I into T होता है। So amount of work done is can be written as B into I into T। ये इतना वर्क डन हो रहा है चार्ज को फ्लो कराने के लिए किसी भी सर्किट में। ओके, नाउ this amount of work done is stored as electrical energy। करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन W इक्वल टू B into I into T, and that amount of work done which is going to be stored as the electrical energy, and that electrical energy can be written as E equal to W equal to V into I into T. That is the amount of work done when a current flows through the circuit, and that work done equal to W equal to V into I into T. Okay. Now ये जो हमारा एनर्जी यूज हो रहा है that is in the form of heat energy, and so we can see write this as S equal to W equal to V into I into T। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। हीट एनर्जी, the energy is stored, electrical energy which is used, that is equal to H as equal to W equal to V into I into T, that is the amount of heat energy which is used। now ये एक हमारा एक फॉर्मूला हो गया, एक क्वेश्चन इसको ट्रीट करते हैं। now from Ohm's law, V equal to I into R, so H equal to, that is heat energy equal to I, तो V equal to लिख सकते हम लोग I into R into I into T, which is equal to I square RT। so heat energy equal to I square RT, heat energy equal to I square RT। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारा H equal to I square R into T। ठीक है, इसको तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, एक हो गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक हो गया H इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी। एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं H आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, तो वी बाई आर होता है। सो नाउ इफ आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, सो द H इक्वल टू वी बाई आर द होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, so that is equal to v square by r square into r into t, that can be written as v square by r into t। that is another formula for finding the heat। now we have three formula, one is v into I into t, one is I square r into t, other is v square by r into t। तो हम सबसे बड़ा पूछना था कि हम किसको कब यूज करें, कहाँ पे हम किसको यूज कर सकते हैं। So that is not that difficult to find out कि किसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्योंकि उसके हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारे पास देखना है ये फॉर्मूला जो हमारा आया H इक्वल टू बी इंटू आई इंटू टी, ये किसके लिए है, तो जहाँ पे V और I दिया हो
वोल्टेज और करंट दिया हुआ तो हम ये यूज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज करंट नहीं दिया हुआ है, हमको करंट और रेजिस्टेंस दिया तो हम ये यूज कर सकते हैं। और करंट और रेजिस्टेंस नहीं दिया, हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया तो हम ये यूज कर सकते हैं। That is not that difficult to find out which formulas we should use. That is simple. That is either I will use that VIT, I square RT और V square by R into T. बट तीनों केस में हमको क्या जरूरत है, तो तीनों केस में हमको T पता होना जरूरी है। तीनों केस में हमको T पता होगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं। So this is how we can find the electrical energy through a circuit, that is heat energy. Fine. Now from this formula H, which is equal to I square R into T, I can conclude few things. That is, current is proportional to I square. So heat produced is proportional to the square of current. Heat produced is proportional to resistance, and heat produced is proportional to the time interval at which the current is passing. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा हीट प्रोड्यूस डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा देर के लिए करंट पास करेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल समझेंगे। तो हमारे हीटर के जो कॉइल्स होते हैं, मैंने शायद पहले ही बताया है, हीटर में हम लोग कॉइल्स जो देखते हैं वो इस टाइप से लगाया रहता है, कॉइल रहता है। हीटर का काम क्या है, हीटर से हम क्या लेना चाहते हैं, नाम से ये हीटर, हीटर से हम लेना चाहते हैं हीट। अगर हम हीटर से हीट लेना चाहते हैं, हीटर से हीट लेना चाहते हैं तो हीट कैसे ले सकते हैं, तो करंट बढ़ाकर, रेजिस्टेंस बढ़ाकर, टाइम इंटरवल बढ़ाकर। दैट मीन्स श्योर अगर ज़्यादा करंट रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ऐसा होता है। ठीक है, जब वोल्टेज कम होता है तो हीटर ग्लो कम करता है, हीट कम प्रोड्यूस करता है। क्योंकि वोल्टेज जैसे ही ज़्यादा होता है, वोल्टेज जैसे ही ज़्यादा होता है तो हीट बढ़ना शुरू होता है, करंट बढ़ना शुरू होता है। दूसरा रेजिस्टेंस, हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, आर इक्वल टू था रो एल बाई ए, यानी मटेरियल का लेंथ बढ़ाकर, मटेरियल का एरिया बढ़ाकर, घटाकर। लेंथ कैसे बढ़ाएंगे, तो हम क्योंकि वायर को क्वाइल्ड कर रहे हैं तो हम सीधा नहीं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ का वायर यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वाइलिंग किया हुआ है। तो क्वाइलिंग किया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ का वायर यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, क्वाइलिंग किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ वायर यूज कर रहे हैं। सो हमको क्या होने वाला है, तो हमको हीट ज़्यादा प्रोड्यूस, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा एरिया, पतला से पतला वायर यूज करते हैं हीटर में, उससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारा वायर पतला है, उससे फायदा क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस थिन वायर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज गोइंग टू बी ग्रेटर, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरा रेजिस्टिविटी भी हम देख रहे हैं, हम हर मटेरियल का यूज नहीं कर रहे रजिस्टर का वायर बनाने में, हीटर का वायर बनाने में। हम जनरली उसके लिए नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, जिससे वो रजिस्टर की तरह एक्ट करता है, तो हीट प्रोड्यूस करने की तरह एक्ट करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड टू मेक अ हीटिंग एलिमेंट। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये बस इसी पे नहीं जा रहा है, और भी हमारे सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठंडी के दिन में हम लोग वाटर हीटर्स यूज करते हैं, वाटर हीटर में भी इसी टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब हीटिंग हीटर के जैसे वायर थे उसी के अंदर, उसके वाटर हीटर के अंदर बनाए जाते हैं, वो हो गए। उसके अलावा और भी हमारे पास डिवाइसेस हो गए, गीजर्स में भी इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रो मीटर्स में भी यही लगे रहते हैं, सब में हमारे पास क्वाइल रहते हैं जो हीट प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना अगला टॉपिक भी देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पर हम करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर।
Now, what is electrical power? That we have to understand. What do we mean by how the power is defined? So, power is defined as the rate of doing work. The rate of doing work is called power. So, power equal to W by T. और यही वर्क डन को हम लोग किस फॉर्म में लिए थे? हीट की एनर्जी की फॉर्म में लिए थे, दैट कैन बी रिटन एच बाई टी। सो पहले हम फॉर्मूला पे चल लेते हैं, फिर हम लोग इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं। नाउ पावर निकालना है, पावर इक्वल टू था एच बाई टी, एच इक्वल टू था बी इंटू आई इंटू टी बाई टी, टी टी गेट कैंसिल, तो पावर इक्वल टू क्या आ गया? तो पावर इक्वल टू आ गया बी इंटू आई। एक फॉर्मूला हमारा पावर का निकल गया। सेकेंडली पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू लिख सकते हैं एच बाई टी, एच इक्वल टू था आई स्क्वायर आर इंटू टी बाई टी, टी टी गेट कैंसिल आउट, तो हमारा पावर इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर। ठीक है। थर्ड P इक्वल टू था हमारा एच बाई टी, तो हो गया P इक्वल टू था हमारा बी स्क्वायर, सॉरी एच इक्वल टू था बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई टी, टी टी गेट कैंसिल्ड आउट हो गया, तो P इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर बाई आर। तो जिस तरीके से हम लोग हीट के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले थे, इन द सेम मैनर हमारे पास पावर के लिए भी तीन फॉर्मूले हो गए। जैसे H इक्वल टू था बी आई टी, H इक्वल टू था आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू था भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। पावर में भी सेम फॉर्मूला है, बस वहां पे टी हटाते जाना है, टी हटाते जाए वो पावर उठेगी। H इक्वल टू बी आई टी, H इक्वल P इक्वल टू बी आई, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, H इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। अगर एक फॉर्मूला भी हमको आता है, एक फॉर्मूला भी आता है, तो बाकी सारे फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो सकते हैं इजीली, बस हमको ओम्स लॉ को याद रखना है, हमको ये बन जाएंगे। These are the very very important formula which are used most frequently in the chapters। इस चैप्टर में हमारे पास most frequently ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखने की कौन से फॉर्मूले को हम कहाँ पे यूज करें। तो बात कर रहे थे हम पावर पे। पावर बेसिकली होता क्या है, पावर हम लोग यूज क्या करते हैं, पावर का हमारा क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमको देखना था। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर देख रहे थे। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होगा? अगर एक बल्ब है हमारा 200 वाट का और एक बल्ब है हमारा 100 वाट का, तो वो व्हाट इज बिग डील अबाउट दैट? 100 एक 200 से हमको क्या लेना देना है? क्या बता रहा हमको? तो ये बता रहा है कि ये जो काम जितना देर में करेगा वो उसका हाफ टाइम में वो काम कर देगा। ये जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उसका ये हाफ टाइम उतना हीट प्रोड्यूस, मतलब सब कुछ जितना ज़्यादा पावर होगा उसका वर्किंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। सिंपली हमारा ये कहने का मतलब है, greater the power, greater the working capacity per unit time। ओके, जैसे हम बात करते हैं हीटर की कॉइल की, अगर 1000 वाट का कॉइल लेते हैं, 2000 वाट का कॉइल लेते हैं, तो ऑब्वियसली 2000 वाट कॉइल इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर हीट कंपेयर टू 1000 वाट। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर कोई इलेक्ट्रिकल और डिवाइसेस की बात, मोटर की बात करते हैं, अगर एक हमारे पास मोटर जिसका कैपेसिटी है 500 वाट, एक मोटर जिसका कैपेसिटी है 1000 वाट, तो 1000 वाट का मोटर 500 वाट के मोटर से दुगना काम करने वाला है, यानी उसके हाफ टाइम में वो हमारा काम कंप्लीट करके दे देगा। तो दैट इज हाउ द पावर कैन बी यूज्ड। पावर इज बेसिकली यूज्ड, पावर का क्या मेन एम होता है, ठीक है ना। If we are talking about the SI unit of power, एनर्जी का तो हमको पता ही जूल है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट SI unit of power, SI unit of power is, what is SI unit of power? Yes, what is the SI unit of power? SI unit क्या होता है? Watt होता है, ठीक है। So this is how we can find, this is what it is all about, power and electrical energy or the heat energy।
ओके ओके। तो अब इनके बेस पे कुछ हमारे पास डिवाइसेस हैं जो इन पावर और हीट एनर्जी ये सब के फैक्ट्स पे हमारे पास काम करते हैं। जैसे इसी में एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज भी कहते हैं। ये क्या होता है कि सेफ्टी फ्यूज सभी घरों में जनरली लगे रहते हैं। अगर समहाउ हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल करंट ज़्यादा फ्लो आना शुरू हो जाता है, समहाउ दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी हो गया, तो फ्यूज जो रहता है जो हमारे घर में सप्लाई के टाइम पे हमारे लगाया जाता है हमारे एंट्री पॉइंट पे, वो मेल्ट कर जाता है। एक सिंपली फ्यूज एक सिंपल एक वायर रहता है, पतला वायर रहता है, जो क्या करता है कि जब हाई करंट पास होता है तो ये मेल्ट कर जाता है। मेल्ट कर जाता मतलब कनेक्शन खत्म हो जाता है, कनेक्शन खत्म होता है तो करंट आना बंद हो जाता है, करंट आना बंद हो जाता है, मतलब कि अब हमारे जो भी डिवाइसेस हैं वो सेफ हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 रुपये का सच में आता है और ये 5 रुपये का डिवाइस बहुत सारे महंगे डिवाइसेस को हमारे बचा पाता है। अभी रिसेंटली, मैं तो खुद बोल रहा हूँ बट रिसेंटली देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट। मेरे घर में एक शॉर्ट सर्किट हो गया था, घर में नहीं बाहर में एक वायर, मेरे घर में जो वायर शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत सारे डिवाइसेस दैट इज इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, फैन, एलईडी सारे जल गए थे, वायर शॉर्ट सारे जल गए थे। सो दैट इज, अगर क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि एक छोटे से मिस्टेक की वजह से ये हो गया। मिस्टेक क्या था, मेरे घर में फ्यूज था बट फ्यूज एक टाइम पे कोई आया था बना रहा था तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, फ्यूज जल गया। तो उस इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, तो फ्यूज के वायर के जगह पे एक कॉपर का वायर लगा दिया। ये जो फ्यूज का वायर था उस फ्यूज के वायर के जगह पे कॉपर का वायर लगा दिया, वो भी कैसा, तो थिक कॉपर वायर लगा दिया। अब ये कॉपर वायर क्या होता है, तो कॉपर वायर ये जो गुड कंडक्टर मतलब इसमें हीट कम होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगा, तो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कर जाएगा तभी भी ये मेल्ट नहीं करेगा। और हुआ यही, क्योंकि वो फ्यूज वायर के जगह पे एक मोटा वायर लगाते दिया था कॉपर का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब हाई अमाउंट ऑफ करंट पास किया तो उस कॉपर वायर मेल्ट नहीं किया, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी काफ़ी कम था। तो मेल्ट नहीं किया तो मेरे घर में करंट पास करता रहा और सारे डिवाइसेस लगभग जल गए। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज की खासियत क्या होनी चाहिए, तो इसकी खासियत होनी चाहिए एक लो मेल्टिंग पॉइंट। एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज की खासियत होनी चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, नॉट सो हाई रेजिस्टेंस बट स्टिल अ लिटिल हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं होगा, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा कि वो बॉन्ड नहीं होगा, जलेगा नहीं, फ्यूज नहीं होगा। ये दो फैक्टर्स पे हमारा फ्यूज काम करता है। उसका एक रेटिंग दिया रहता है, जैसे 5 एम्पियर रेटिंग दिया, मतलब कि अगर उस फ्यूज के थ्रू 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास किया तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास घरों में क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमारे घरों में फ्यूज लगाए जाते हैं जो हमारे डिवाइसेस को जलने से बचाते हैं। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फ्यूज, हाउ द फ्यूज वर्क्स इन आवर होम। ओके, आगे बात करते हैं और भी डिवाइस, जैसे हमें बल्ब में जो पुराने बल्ब रहते थे उसमें क्या लगा रहता था, ठीक है, तो उसमें एक लगा था फिलामेंट की खासियत क्या था, फिलामेंट में जो फिलामेंट था वो हीट प्रोड्यूस करने का काम करता था, लाइट प्रोड्यूस करने का काम करता है। दैट मीन्स ये जो भी फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, तभी जाके लाइट प्रोड्यूस करने वाला है। तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए था इसका, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको पतला से पतला हम रेजिस्टेंस हाई कैसे कर सकते हैं, तो R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, लेंथ बढ़ाकर तो हम उसको एकदम क्वाइट करते थे, पतला पतला, हम हिट बल्ब को देखे होंगे, एरिया कम करने से एकदम पतला वायर लेते थे। रजिस्टिविटी हम एक इसमें लेते हैं टंगस्टन लेते हैं। टंगस्टन की खासियत क्या होता है कि इसका रजिस्टिविटी हाई होता है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 3000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये हाई रजिस्टिविटी इसका होता है
हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो टंगस्टन जल्दी से पिघलता नहीं है, और टंगस्टन जल्दी से पिघलता नहीं, इसलिए हमारा जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर टंगस्टन इजीली जलते रहता है, पिघलता नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि बल्ब को हमेशा बंद करके क्यों रखते हैं, बल्ब को नहीं बंद करते तो क्या होता है, उसके अंदर गैस भरी रहती है, नियॉन गैसेस भरी रहती है, मतलब क्यों भरी रहती है, नियॉन गैस नहीं भरी तो क्या होगा। बेसिकली जो टंगस्टन है दैट इज वेरी नॉट वेरी रिएक्टिव बट स्टिल इट इज ए रिएक्टिव मेटल। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है ये तुरंत उसका ऑक्साइड बनता है, टंगस्टन का ऑक्साइड बना देगा हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे रहता है तो उसका ये ऑक्साइड बना रहता है। इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं, क्या कोशिश रहता है कि उस बल्ब के अंदर कुछ वैसे गैसेस भर दें जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, उसको नोबल गैसेस कहते हैं। तो बल्ब के अंदर नोबल गैस भर के टंगस्टन को रिएक्ट करने से बचाया जाता है। तो ये एक बेसिक बल्ब का कॉन्सेप्ट है, क्यों बल्ब इस टाइप से रहता है। देखते हैं, जैसे ही बल्ब को फोड़ेंगे तुरंत वो फ्यूज हो जाता है। क्यों फ्यूज होता है, बल्ब फोड़ने के साथ उसमें एयर रश करता है, एयर रश करता है तो मतलब एयर के साथ ऑक्सीजन रश करता है, ऑक्सीजन रश करने के साथ क्या करता है, टंगस्टन के साथ टंगस्टन का ऑक्साइड बना देता है। तो ये मेन प्रॉब्लम आता है उसके अंदर। अभी हमारे पास और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो देखेंगे हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो 1 से 2 क्लासेस हम लोग और इसकी कर सकते हैं एंड देन वी विल मूव टू द ओके। बट आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।